देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हालांकि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है नेक्स्ट यूनिट, एटम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम वहीं पर है, फिर भी थोड़ा सा इसमें जनरल इंट्रोडक्शन है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। इसके कुछ पोस्टुलेट हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में बताऊंगे फिर। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था, रिटिन में दिया था, हालांकि ओरल तो बहुत से लोगों ने बताया इसके बारे में कि जो सबसे कोई भी चीज होती है वो छोटे से पार्ट से मिलकर बनती है। जैसे इन्होंने बताया, फर्स्ट जो पोस्टुलेट है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये क्या कह रहे, कोई भी जो मैटर है, मैटर यानी पदार्थ है, वो छोटे छोटे यानी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना रहता है। जैसे आपको मार्कर ही दिखाई दे रहा, या कोई भी चीज है, अगर हम इसे तोड़ते चले जाओ तो बहुत छोटा सा पार्ट होगा। तो आपको पता चलेगा कोई भी बड़ी जो चीज है, कोई भी पदार्थ है, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैसियस फॉर्म में है, वो छोटे से छोटे पार्टिकल से, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसे एटम्स कहा गया। ठीक है, यानी जो मैटर है, पदार्थ जिसकी अवस्था है आप पढ़ चुके हो, वो बना हुआ है कहीं से छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिन्हें एटम कहा गया। यानी किसी भी मैटर का सबसे जो छोटा पार्ट होता है उसे क्या कहा जा, एटम्स। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था इनका, इन्होंने कहा कि कोई भी जो मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिक्सचर, कोई भी है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जा, एटम्स कहा जा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या कहा इन्होंने, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। यानी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स हैं जो उसके एटम्स है आइडेंटिकल, यानी साइज शेप मास, साइज शेप मास उनका जो होगा वो अलग होगा, यानी एक ही तरह का होगा। एक जो एटम्स है उस एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स के जो भी एटम्स होंगे वो शेप साइज और मास में सेम होंगे। ये नहीं कि वो अलग अलग है एक दूसरे से, नहीं, वो आइडेंटिकल होंगे, वो सिर्फ अपने ही तरह के होंगे सारे। और जो थर्ड वन है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर, जहां इन्होंने कहा कि जो सेम एलिमेंट्स हैं उनके लिए एटम्स क्या होंगे, आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। वहीं कहा कि अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे बिल्कुल। तो आप ये देख लो, कोई भी जैसे मार्कर ले लो या फिर चेयर ले लो, कोई भी चीज ले लो, तो आप देखोगे उसके एटम्स क्या हैं, एक एटम्स से दूसरे के एटम्स क्या होंगे, डिफर होंगे हर एक, चाहे वो साइज हो, मास हो, शेप हो, हर एक में। तो थर्ड वन ये है। और फोर्थ क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशंस के आपने फोर आपको बल्कि 5 लो आपको पढ़ाए थे। तो ये क्या कह रहा कि केमिकल कॉम्बिनेशन का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो एटम होता है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन करता है, एटम करता है। ये कि इन्होंने बताया, ये जॉन डाल्टन ने बताया। फिफ्थ है, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, जिसे आजकल मॉलिक्यूल कहा जा या बाद में मॉलिक्यूल कहा जाने लगा था, लेकिन इन्होंने बताया था कि एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। यानी एटम्स है, जैसे हाइड्रोजन ही आप ले लो, अगर H प्लस H मिला के बना हुआ तो H2 बन जाएगा, अगर H प्लस Cl2 मिला के बना हुआ तो HCl बन जाएगा। तो वही चीज बताई गई कि सेम टाइप के एटम्स या फिर डिफरेंट टाइप के एटम्स जैसे HCl कंबाइंड होके क्या बनाओगे बच्चों, कंपाउंड एटम या फिर मॉलिक्यूल भी आप उसे कह सको। और सिक्स्थ है, व्हेन एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल, जब एटम्स कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ तो वे क्या फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल।
दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशो, जो अभी आपको केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ाया गया और आगे भी अब थोड़ा सा हम बताऊंगे। वो कह रहे कि जब एटम्स चाहे वो सेम टाइप के हों या डिफरेंट टाइप के आपस में रिएक्ट करें, मोलिक्यूल बनावे, और उसमें जो उनका रेशो होगा वो कैसा रेशो होगा, वो सिंपल रेशो होगा। कैसा रेशो होगा, सिंपल रेशो, जो आपको बताया भी गया था। सिंपल रेशो कहां कहां बताया गया था आपको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बताया गया था, डेफिनिट प्रोपोर्शन में भी बताया गया था, और रेसिप्रोकल में भी बताया गया था। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। हम जो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉ इसकी वजह से आए या डिफाइन करते हैं डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग है जो लॉ, अब हम बताऊंगे, और जो नहीं है वो भी आपको बताया जाएगा। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। जैसे आपने फर्स्ट लॉ ही पढ़ा था केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसमें ये कहा गया था कि जो मास है किसी भी सब्सटेंस का, न तो उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता न क्रिएट किया जा सकता। तो यही चीज इन्होंने बताई थी कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो देखो यही देख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इससे डिफाइन हो रहा है, नहीं हो रहा, कि एटम्स को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही बात करता है। और ये जो मैटर है अभी बताया किससे मिलकर बनता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिसे क्या कहा जाए, एटम्स। तो जो फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट और सेवेंथ है इसका पोस्टुलेट, वो कौन से लॉ को डिफाइन करते हैं, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बच्चों, तो आप ये देखो इससे कौन सा हो रहा, फर्स्ट और सेवेंथ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो किसके अकॉर्डिंग है, और डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी है उन्हीं के अकॉर्डिंग है कि मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। अब जो आपने पढ़े, कौन कौन से पढ़े भाई आपने, मल्टीपल प्रोपोर्शन और डेफिनिट प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन और डेफिनिट प्रोपोर्शन में आप पोस्टुलेट सेकंड देखें, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। तो जो डेफिनिट प्रोपोर्शन है उसमें क्या कहा गया कि जैसे वाटर है, जैसे H2O है या फिर CO2 है, आप इन्हें कहीं से भी ले लो, किसी भी तरीके से ले लो, किसी भी सोर्स से ले लो, तो जो इसमें मास रेशो होगा एटम्स का वो डेफिनिट होगा। तो ये भी यही तो बात कह रहा सेकंड वाला पोस्टुलेट, वो डेफिनिट प्रोपोर्शन की बात कह रहा कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, मास शेप साइज। तो ये भी कह रहे हैं कि जो वाटर है उसका मास जो होगा वो कैसा होगा, डेफिनिट होगा, चाहे आप उसे किसी भी सोर्स से ले लो। तो देखो फर्स्ट की तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फर्स्ट और सेवेंथ डिफाइन कर रहे उसे, और जो सेकंड वन है वो कौन से को कर रहा है, डेफिनिट प्रोपोर्शन को। अब जो थर्ड वन है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसे सिक्स्थ वाले को देखो। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या कहा था कि अगर टू एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, और वो कंपाउंड फॉर्म कर रहे, कितने भी कर सकें, इसमें दो फॉर्म कर रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2, ये मैक्सिमम कितने भी कंपाउंड फॉर्म कर सके। अब आप सिक्स्थ वाला देखो, इसमें क्या होगा, एक का डेफिनिट मास दूसरे के डिफरेंट मास के साथ एक सिंपल रेशो में होगा। तो यहां देखो, व्हेन एटम्स कंबाइंड विद वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड, यानी मॉलिक्यूल बना रहे CO2, दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशो। तो ये भी तो यही बात कह रही है कि इसमें आपस में क्या होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल रेशो में होंगे। तो जो सिक्स्थ इसका जो पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो कौन से लॉ को डिफाइन कर रहे, लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और जो इसका हमने आपको एक और लॉ बताया था रेसिप्रोकल, वो भी सिक्स पोस्टुलेट से ही हो रहा है। वो भी क्या कहते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन है, सल्फर, ऑक्सीजन, जैसे बताया था CH2, CO2, SO2, ये डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट आपस में इनके जो मास होंगे वो एक सिंपल रेशो में होंगे।
यानी ये आपस में कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, जैसे इस पोस्टुलेट में कहा गया। और ये जो कंपाउंड्स है आपस में कहीं में एक सिंपल रेशो में है। ठीक है बच्चों, तो ये पोस्टुलेट थे, और पोस्टुलेट से हमने केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनिट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड मल्टीपल प्रोपोर्शन, और फोर्थ कौन सा है अभी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, चारों डिफाइन करते हैं। लेकिन ये इसके पोस्टुलेट से कौन सा डिफाइन नहीं किया जा सकता, गेलुसाक लॉ। गेलुसाक लॉ को ये डिफाइन नहीं करता। ठीक है बच्चों, गैस के लिए इसने ये नहीं दिए थे, ठीक है, मास के लिए दिए थे, तो इसी वजह से ये डिफाइन नहीं कर पा रहे गेलुसाक लॉ को। तो अब लिमिटेशन है बच्चों ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन। इनकी बहुत सारी लिमिटेशन रही उस टाइम में। असल में जब शुरुआत करी जाती है सारी चीजें नहीं पता होती, और नहीं की मदद से धीरे धीरे चीज एक्सप्लेन होने लगती है। तो जैसे हमने बताया था कि केमिकल कॉम्बिनेशन के जो 4 लॉ है वे तो एक्सप्लेन करे, लेकिन जो गेलुसाक लॉ है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट कुड गिव नो एक्सप्लेनेशन फॉर द गेलुसाक लॉ। उसका मेन रीजन क्या था, क्योंकि इन्होंने जो बेस्ड थे केमिकल कॉम्बिनेशंस के वो वेट पे थे ना कि वॉल्यूम पे। तो इसी वजह से गेलुसाक लॉ को ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर पाए। सेकंड वन है, इट कुड नॉट गिव ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड मॉलिक्यूल। अच्छा, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल को लेकर मॉलिक्यूल और एटम को ही अलग अलग नहीं कर पाए, यानी कोई क्लियर इनमें डिफरेंस ही नहीं बता पाए। और थर्ड वन है, इट फेल टू एक्सप्लेन व्हाई द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन द मास, साइज एंड वैलेंसी। तो ये जो एक ही एटम के उसके मैटर के एटम्स हैं या फिर डिफरेंट के हैं, उनके मास, साइज और वैलेंसी को लेकर भी ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। अब फोर्थ वन है, इट कुड नॉट गिव एन एक्सप्लेनेशन as to why atoms of the same or different elements combine to form molecule। तो ये इसके बारे में भी कोई क्लियर डिफाइन नहीं कर पाए कि जो एटम्स होंगे सेम और डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, वो क्यों करते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और फिफ्थ है, इट फेल टू एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द बाइंडिंग फोर्स इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हालांकि मॉलिक्यूल्स तो बाद में कहा जाने लगे ना, लेकिन ये जो बाइंडिंग फोर्स होती है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस में एटम्स को आपस में एक दूसरे को बाइंड रखती है, उन फोर्स के बारे में भी इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये थी लिमिटेशन ऑफ द एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स। तो लिमिटेशन के बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, यानी मॉडिफाई एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। तो डाल्टन्स थ्योरी में जो जो उन्होंने पोस्टुलेट दिए थे उसमें कुछ मिस्टेक थी जो आगे चल के दूर करी गई। जैसे फर्स्ट इसमें है, एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजुअल। जो वे कह रहे थे कि जो कोई भी मैटर है वो इंडिविजुअल एटम से ही फॉर्म होता है, लेकिन आगे चल के पता चला कि जो एटम है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, और उसके सब पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस वजह से जो उन्होंने कहा था कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, तो वो भी गलत साबित हो गया जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। सेकंड वन है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर। जैसे उन्होंने कहा था कि किसी भी एलिमेंट्स के सारे एटम सेम होंगे, चाहे वो मास हो, साइज हो, वैलेंसी, सब कुछ उन्होंने क्या कहा था, सेम होंगे। लेकिन आने वाले टाइम में जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, आइसोटोप्स जैसे कार्बन के 12, 13, 14 हैं, तो आप इसमें देखो सारे एटम एक जैसे नहीं है, मास अलग अलग है। अगर आप देखो एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन, लेकिन इनका जो मास है वो सबका डिफरेंट है, किसी का 12, 13, 14। तो ये बात भी गलत साबित होगी कि साइज या फिर मास में
कोई भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो सारे सिमिलर होंगे। वो कब हुई? जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी। आइसोटोप्स आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम एटॉमिक मासेज। उन्होंने कहा था कि कोई भी जो एलिमेंट्स हैं, अगर एक है तो उसका जितने भी एटम है सेम मास होगा, लेकिन ये कहा था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके मास भी, एटॉमिक मास भी डिफरेंट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आइसोबार हैं, आइसोबार्स जो हैं उसमें आप देख लो, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि आइसोबार्स में क्या होता है। जैसे आप देखो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इनके जो मास है, एटॉमिक मास 40 है लगभग। क्या होता है? एटॉमिक मास इनका 40 होता है। तो तीनों एलिमेंट डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन मास क्या है इनका? सेम है, लगभग 40। ठीक है बच्चों? तो ये बात भी आइसोबार की डिस्कवरी के बाद गलत साबित होगी कि अलग अलग एलिमेंट्स का मास डिफरेंट हो सकता है। अब फोर्थ वन है, एटम्स में नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो। जैसे उन्होंने कॉम्बिनेशन की थ्योरी भी पहले आई थी बहुत सारी, उनमें बताया गया था कि हमेशा सिंपल रेशो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपल रेशो जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल्स के बीच हो। किस तरीके से, आप यहाँ पे देख लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लियो। जैसे शुगर का फॉर्मूला है C12। तो जैसे अभी हमने बताया कि जो फोर्थ पॉइंट है, एटम्स में नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो। तो उन्होंने तो कहा था कि सब में जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म करेंगे सब में एक होल रेशो होगा। ठीक है, सिंपल रेशो होगा। लेकिन आप शुगर के फॉर्मूले में देखो, इसमें एक सिंपल रेशो नहीं है। तो ये जो थ्योरी थी ये भी खारिज होगी। ठीक है बच्चों? तो ये आपने पढ़ी अभी तक डाल्टन्स थ्योरी, उसकी लिमिटेशन, और जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो।